Good morning friends, welcome to my YouTube channel. This is नरेलावती एकेडमी। बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल के इस सीरीज में आज हम लोग एसिड रेन को डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले 4 चैप्टर और उसके साथ उसका सेपरेट PYQ हमने डिस्कस कर लिया है। सो आज जल्दी से एसिड रेन को डिस्कस करते हैं। देखिए, एसिड मतलब सिंपली मतलब होता है तेजाब, ठीक। जिसके जलीय विलयन में मतलब सॉल्यूशन में, वाटर सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की मात्रा ज़्यादा हो, उसको एसिड बोलते हैं। और रेन मतलब नॉर्मल वर्षा, यानी जिस वर्षा में हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो उसे एसिड रेन बोलते हैं, ठीक। एसिड रेन जब वर्षा का पानी यानी रेन वाटर वातावरण में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, नाइट्रस ऑक्साइड्स, NOx के साथ मिलकर एसिडिक फॉर्म यानी सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3 बना लेता है, तब उसे एसिड रेन कहते हैं। ये जो हार्मफुल गैसेज होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ये जब एमिट होते हैं इंडस्ट्री से या फिर व्हीकल से, तो सराउंडिंग में पड़े वाटर ड्रॉपलेट या फिर वाटर वेपर के साथ रिएक्शन करके एसिड बना लेते हैं। अब वही एसिड वाटर प्रेसिपिटेशन के साथ जब नीचे गिरते हैं तो उन्हीं को हम बोलते हैं एसिड रेन। नॉर्मल जो रेन वाटर होता है उनका pH वैल्यू अप्रॉक्स 5.6 होता है, ठीक। स्लाइटली एसिडिक ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है तो वो रेन वाटर स्लाइटली एसिडिक होने लगती है, क्योंकि जो भी कार्बन्स होते हैं, जो भी नॉन मेटल्स होते हैं, उनका ऑक्साइड के साथ रिएक्शन हमेशा एसिड इन नेचर के होते हैं। लेकिन एसिड रेन का pH वैल्यू 5.6 भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है, लेस देन 5.6। अब एसिड रेन किससे कॉज होता है? एसिड रेन के कॉज होने के पीछे का कारण क्या है उसको समझ लेते हैं। पहला है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स के बर्निंग होने से एसिड रेन डेवलप हो रहा है। फॉसिल फ्यूल मतलब कोयला, ऑयल, पेट्रोल, डीजल, स्पेशली पेट्रोलियम एंड कोल के जलने से, बर्निंग होने से, या फिर किसी भी तरीके का वेस्ट जो जलता है या फिर फ्यूल जलता है, वो फ्यूल ठोस में हो गया या फिर लिक्विड में हो गया, तो उससे जो एग्जॉस्ट गैसेज निकलती है, वो हार्मफुल गैसेज निकलती है, वो एसिड रेन को कॉज करती है। सेकेंड है इंडस्ट्रियल एमिशन। इंडस्ट्री या फिर फैक्ट्री से जो गैसेज निकलती हैं, स्पेशली पावर प्लांट से, फैक्ट्री से, रिफाइनरी से, वो एसिड रेन को कॉज करती हैं। थर्ड है व्हीकल एग्जॉस्ट। व्हीकल में जो फ्यूल जलता है, उनके जलने के बाद जो गैसेज निकलती है, हार्मफुल गैस, वो भी एसिड रेन को कॉज करती है। स्पेशली व्हीकल के एग्जॉस्ट गैस कार से, ट्रक से, बसेस से एमिट होती है। फोर्थ है वोल्केनिक एरप्शन। वोल्केनिक एरप्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि वोल्केनिक एरप्शन से सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड, एसिड रेन को मेन कॉज करने वाला जो हार्मफुल गैस होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड, वो सबसे ज़्यादा वोल्केनिक एरप्शन यानी ज्वालामुखी के फटने से होता है। और नेचुरल सोर्स से भी सल्फर डाइऑक्साइड एमिट होता है, लेकिन इसका कम योगदान है, बहुत ही कम रेयर होता है ये। अब केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। जो एसिड रेन, जब एसिड डेवलप होता है हमारे सराउंडिंग में, तो उसका किस तरीके से उसका रिएक्शन होता है उसको देख लेते हैं। एग्जॉस्ट इंडस्ट्रियल एमिशन से जो सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, वो सराउंडिंग में पड़े वाटर ड्रॉपलेट के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। अब सल्फर ट्राइऑक्साइड फर्दर हाइड्रोजन वाटर ड्रॉपलेट के साथ रिएक्शन करता है, वाटर ड्रॉपलेट के साथ रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड क्रिएट करता है। अब देख लेते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस डाइऑक्साइड क्या करता है? हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन H2O वाटर ड्रॉपलेट के साथ रिएक्शन करके फर्दर नाइट्रिक एसिड बनाता है। ये भी एक एसिड इन नेचर का होता है। इसको ऐसे समझो, एसिड तब बनता है जब नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के या फिर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं, तो वो इन नेचर एसिडिक होते हैं, ठीक। वैसे ही मेटल जब ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो बेस यानी अल्कली
इन नेचर को क्रिएट करते हैं। टाइप्स ऑफ एसिड डिपोजिशन। अब एसिड का हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे अगल बगल जो एसिड का डिपोजिशन होता है वो दो तरीके से हो सकता है। एक तो वेट डिपोजिशन हो सकता है, मतलब गीला डिपोजिशन जिसको हिंदी में बोलेंगे। दूसरा है ड्राई डिपोजिशन, यानी सूखा जमाव, एसिड का सूखा जमाव। तो जो वेट डिपोजिशन होता है वो मेनली एसिड रेन से होता है, स्नो से होता है, बर्फ़, जैसे बर्फ़ गिरने लगता है उसके साथ एसिड आ सकता है। फॉग के रूप में होता है, जब हमारे आसपास का टेम्परेचर काफ़ी नॉर्मल, मतलब नीचे चला जाए तो वहाँ फॉग डेवलप होने लगता है। तो इस तरीके से वेट डिपोजिशन होता है एसिड रेन का, एसिड का हमारे एरिया में, हमारे सराउंडिंग में। सेकेंड है ड्राई डिपोजिशन। ड्राई डिपोजिशन में इसमें कोई वाटर का कम्बिनेशन नहीं होता है, ये सिर्फ जो हार्मफुल गैसेस होती हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड हो गया, मीथेन्स हो गए, ये जब सारे गैसेस जब इन्वायरमेंट में एमिट होते हैं, तो इन्वायरमेंट में एमिट होने के बाद जब हमारा सराउंडिंग शांत होता है, जब उसका टेम्परेचर लो होता है, तो वो जो गैसेस होते हैं वो पार्टिकल के रूप में नीचे गिरने लगते हैं, वो मिट्टी के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, जिनको ड्राई डिपोजिशन कहते हैं। ड्राई डिपोजिशन से मेनली हमारा मिट्टी अफेक्ट होता है, मिट्टी हो गया, बिल्डिंग्स हो गए, इस तरीके से ये अफेक्ट करता है। प्लांट्स अफेक्ट होता है, बिल्डिंग्स अफेक्ट होते हैं। यहाँ पे देख लेना, ये वेट डिपोजिशन है। वेट डिपोजिशन मेनली सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है। वाटर ड्रॉपलेट, जब वाटर ड्रॉपलेट के साथ रिएक्शन करता है तो वो रेन के साथ प्रेसिपिटेशन होता है उसका, जिसको बोलते हैं वेट डिपोजिशन। जो रेन के साथ एसिड नीचे आता है, ज़मीन पे आता है, वो उसको बोल देंगे वेट डिपोजिशन। और जो हार्मफुल गैसेज, जो नाइट्रस डाइऑक्साइड हो गया या फिर कोई भी हार्मफुल गैसेज हो गया, वो जब अकेले आता है ज़मीन में, जब शांत होने के बाद, वातावरण जब शांत होता है, तो नीचे पेड़ पौधे पे एक धूल या फिर डस्ट के रूप में वो जमा होने लगता है, जो छूने पर काफ़ी चिकना होता है, पाउडर के समान, उसको बोलेंगे ड्राई डिपोजिशन। अब इसका एसिड रेन का हमारे इन्वायरमेंट में क्या प्रभाव है पड़ रहा है उसको देख लेते हैं। हमारे आसपास काफ़ी हार्मफुल गैसेज हैं, तो वहाँ से जो हमारे ज़मीन पे, हमारे मिट्टी पे वो गैसेज जब गिरेंगी, ड्राई डिपोजिशन उनका होगा, तो मिट्टी में पड़े न्यूट्रिएंट को लॉस करने लगते हैं, मारने लगते हैं, क्योंकि एसिड का नेचर होता है कि वो तेजाब की तरह कार्य करते हैं। वो काफ़ी जो उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको किल कर देते हैं, मार देते हैं, साथ साथ बैक्टीरिया को भी मार देते हैं। ठीक, एक तो मिट्टी के न्यूट्रिएंट को लॉस कर देते हैं, दूसरा ये हमारे फसल और जंगल को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक, जो प्लांट डेवलप हो रहा होता है उसको, उसके ग्रोथ को रोक देते हैं। एक्वेटिक लाइफ को भी अफेक्ट करते हैं। फिश डाई ड्यू टू लो पीएच। लो पीएच में जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, फर्दर वो डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं। ये हो गया उनका प्रभाव एसिड का, कि एसिड पे हमारे इन्वायरमेंट पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, हमारे फसल और इकोसिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, और एक्वेटिक इकोसिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। अब समझ लेते हैं बिल्डिंग और मोनूमेंट्स पे इनका क्या असर पड़ रहा है। एक तो मेटल जो है, जिस भी मेटल पे गिरेगा वो कोरोड होने लगेगा, यानी उस पर एक ब्राउनिश कलर या फिर येलोविश कलर का लेयर बैठने लगता है, जो उस मेटल को ख़राब करने लगता है। वो मेटल एरोड होकर के ख़राब हो जाती है, काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। डैमेज टू मार्बल लाइमस्टोन मोनूमेंट्स। जितने भी मार्बल या फिर लाइमस्टोन की जो मोनूमेंट्स बने हुए होते हैं उनको ये एरोड करता है, उनके चारों तरफ येलोविश या ब्राउनिश कलर का एक लेयर जमा लेता है, जिसको कहते हैं मार्बल कैंसर। फर्दर उसको वो डैमेज करने लगता है, उसके चिकनाहट को, उसकी ब्यूटिफिकेशन को मारने लगता है ये एसिड। तो आज के समय में ताजमहल के लिए भी ये एक खतरा बन गया है। ह्यूमन हेल्थ पे इसका क्या असर पड़ता है। कॉज रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, मेनली अस्थमा और ब्रोंकाइटिस ये मेन कॉज करता है एसिड रेन, चाहे वो ड्राई डिपोजिशन हो या फिर एसिड का वेट डिपोजिशन हो, दोनों ही हमारे ब्रोंकाइटिस और अस्थमा को कॉज करते हैं। हमारा आँख इससे इरिटेशन होता है, क्योंकि तेजाब को अगर तुम नॉर्मल आँखों से देखोगे, उससे जो भाप निकलता है वैसे भी हमारे आँख उसको देखने के बाद इरिटेट होने लगता है, या फिर छूने के बाद हाथ में फोड़ा पड़ने लगता है।
तो यह स्किन इरिटेट करेगा, हमारे आई को इरिटेट करेगा, सेंस ऑर्गन्स भी इससे अफेक्ट होंगे। इनडायरेक्टली अफेक्ट ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी, जो हम वाटर ड्रिंक के फॉर्म में लेते हैं वो भी इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगा। अब एसिड रेन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको कंट्रोल करने का उपाय क्या क्या हो सकता है। सबसे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिवेंटेशन का जो टॉपिक है वो हमें सोलर एनर्जी की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा, विंड एनर्जी मतलब क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा। क्लीन एनर्जी के रूप में सोलर हो गया, विंड हो गया, हाइड्रो हो गया, न्यूक्लियर हो गया, ठीक। लो सल्फर फ्यूल, वैसा फ्यूल हमें यूज करना है जिसमें सल्फर की क्वांटिटी काफ़ी लो हो, क्योंकि सल्फर ही है जो सबसे ज़्यादा अप्रॉक्स 70% जो सल्फर डाइऑक्साइड है एसिड रेन को कॉज करती हैं। 70%, बाकी जो 30% बच गया उसमें नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया, इस तरीके के गैस एसिड रेन को कॉज करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड का रहता है। इसलिए फ्यूल में सल्फर की मात्रा को कम रखना चाहिए। कैटालिटिक कन्वर्टर इन व्हीकल में कैटालिटिक कन्वर्टर का यूज करना चाहिए, जिससे जो हार्मफुल गैस बाहर निकले वो काफ़ी प्योरीफाई होकर बाहर निकले। फ्लू गैसेस डेज्यूल्फ्यूराइजेशन इन इंडस्ट्रीज, जो फ्लू गैस इंडस्ट्रीज होकर बाहर निकलती है उनको प्यूरीफाई करने का पूरा सिस्टम उसमें लगना चाहिए, उस फैक्ट्री में लगना चाहिए, ताकि इससे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री और फैक्ट्री से ही हार्मफुल गैसेस बाहर निकलती है, तो इस तरीके का FGD सिस्टम कंपनियों को लगाना चाहिए। प्लांटेशन ट्री एब्जॉर्ब पॉल्यूटेंट्स, सबसे ज़्यादा प्लांटेशन करने की ज़रूरत है ताकि जो गंदगी है, जो पॉल्यूटेंट है, गैसेज हैं, वो ऑक्सीजन से न्यूट्रलाइज हो सकें। पब्लिक अवेयरनेस प्लस स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट लॉ, इसके साथ साथ पब्लिक अवेयरनेस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले इंडिविजुअल लेवल पे अवेयरनेस ज़रूरी है, उसके साथ साथ सरकार को या फिर इंस्टीट्यूशन को स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट लॉज बना करके इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, ताकि एसिड रेन को हम प्रिवेंट कर सकें। अब कुछ केस स्टडीज देखा गया है कि एसिड रेन के अकॉर्डिंग ताजमहल इन इंडिया डैमेज बाय एसिड रेन मार्बल कैंसर, जो ताजमहल हमारा डेड हो रहा है, जो उसके चारों तरफ येलोविश या फिर ब्राउनिश कलर का जो लेयर इकट्ठा हो रहा है, वो हमारे मोनूमेंट्स को डैमेज कर रहा है, उसकी ब्यूटिफिकेशन को किल कर रहा है। तो उस येलोविश कलर को क्या बोलेंगे, मार्बल कैंसर बोलते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी का जो ब्लैक फॉरेस्ट है वो डिस्ट्रॉय हो रही है, जो अपने नेचुरल जो उसका कवराइजेशन था पूरे एरिया में, उसकी एक तो जगह कम हो रही है, प्लस में फॉरेस्ट पहले से सिकुड़ती जा रही है, कम होती जा रही है। तो ये भी एक एसिड रेन से ही अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि एक नंबर में ये पूछ सकता है कि जो मार्बल कैंसर हो रहा है ये किस गैसेस से हो रहा है, ये इसके पीछे का मेन प्रॉब्लम कॉजिंग एजेंट कौन से होते हैं, या फिर फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन, जो ब्लैक फॉरेस्ट डिस्ट्रक्ट हो रहा है वो किस तरीके का फिनोमिना से डिस्ट्रक्ट हो रहा है। फिर नॉर्थ अमेरिका, USA और प्लस कनाडा में जो लेक्स और रिवर्स डैमेज हो रहे हैं वो मेनली एसिड रेन से ही डैमेज हो रहे हैं। अब हम लोग थ्योरी पोर्शन एसिड रेन से रिलेटेड सारी थ्योरी पोर्शन को देख लिए। अब फटाफट हम लोग इससे जितने भी PYQ बन सकते हैं उनको देख लेते हैं। मेनी एंशियंट मोनूमेंट्स हैव बीन स्पॉइल्ड बाई एसिड रेन, विच इज, जो एंशियंट हमारे मोनूमेंट्स हैं, जो प्राचीन धरोहर हैं, वो बर्बाद हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, उनकी खूबसूरती पहले जैसी नहीं लग रही है। उसके पीछे का कारण क्या है? कई प्राचीन स्मारक अम्ल वर्षा के कारण दूषित हो गए हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? रेन वाटर कंटेनिंग नाइट्रोजनियस कंपाउंड लाइक अमोनिया, नो। रेन वाटर विथ pH 8, नो। रेन ड्रॉप्स corrosive ड्यू टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नो। रेन विथ हाईली एसिडिक pH ड्यू टू ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, दिस इज राइट। रेन में pH का वैल्यू ज़्यादा होने से जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड ज़्यादा होने लगती है हमारे इन्वायरमेंट में, तो pH का लेवल है वो एसिडिक फॉर्म क्रिएट करने लगता है। इसी वजह से हमारा मोनूमेंट्स स्पॉइल्ड हो रहा है, ठीक। मेन कारण नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड का बढ़ना है। जब नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर का ऑक्साइड बढ़ेगा तो उसका pH लेवल गिरता चला जाएगा। pH का लेवल गिरने का मतलब वो एसिडिक इन नेचर हो जाएगा, ठीक, जिससे हमारा मोनूमेंट्स बर्बाद हो रहा है। नेक्स्ट, व्हेन फ्यूमेस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड डिजॉल्व इन क्लाउड वाटर दे फॉर्म एसिडी विच कॉज, देखिए
सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड के धुएं बादलों में घुलकर अम्ल बनाते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे होता है अम्ल वर्षा। अभी अभी थ्योरी पोर्शन में बताया है कि जब इंडस्ट्री से या फिर व्हीकल से जो सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड जो गैसेस एमिट होती हैं, वो इन्वायरमेंट में पड़े वाटर ड्रॉपलेट या फिर वाटर वेपर के साथ रिएक्शन करके तेजाब बना लेती है, एसिड बना लेती है। अब वही एसिड वर्षा के साथ प्रेसिपिटेट होकर नीचे गिरती है। उसी प्रेसिपिटेशन की पूरी प्रोसेस को एसिड रेन कहते हैं। इसको याद रखना, एसिड रेन का ही डेफिनेशन बोल रहा है। प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूसेस पीएच ऑफ रेन वाटर अप टू। CO2 की उपस्थिति वर्षा जल का पीएच कितना कम कर सकती है? तो इसका जो नॉर्मल रहता है रेन वाटर का पीएच लेवल, ये भी 5.6 तक होता है, लेकिन वो हमारे सराउंडिंग में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ने से एसिड प्रेसिपिटेशन है, वो उसका जो पीएच वैल्यू है वो 5.6 या उससे कम हो सकता है। द ऑप्शन विल बी ए। ठीक, इसको याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन कॉज एसिड रेन? इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन है जो एसिड रेन को कॉज करता है? मीथेन ओजोन, नो दिस इज नॉट डायरेक्टली। ऑक्सीजन नाइट्रस ऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन बोल रहा है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। मीथेन प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, इन तीनों ऑप्शन में सबसे अप्रोप्रिएट आंसर मीथेन लग रहा है। CH4 ये भी सड़े हुए जगहों से एमिट होती है, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड SO2। अब चूंकि सल्फर डाइऑक्साइड जिस भी ऑप्शन में रहेगा, सल्फर डाइऑक्साइड ही एसिड रेन की 70% प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देती है। अगर कहीं भी एसिड रेन हो रहा है, उसके मतलब कि उसके एरिया में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 70% तक है। ठीक, तो ऑप्शन विल बी, द राइट ऑप्शन विल बी सी। एसिड रेन इज कॉज्ड बाई प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इन द एटमोसफेयर? जो एसिड रेन होती है वो कौन से गैस की हमारे सराउंडिंग में होने के कारण होती है? यानी अम्ल वर्षा किन गैसों से होती है? नाइट्रस ऑक्साइड, ये इससे भी होती है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस डाइऑक्साइड, यस। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नो दिस इज नॉट डायरेक्टली। ओजोन एंड आर्गन, नो दिस इज नॉट ट्रू। तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर इसमें सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड, ये मेन कॉजिंग एजेंट है, ये मेन कॉजिंग गैस हैं जो एसिड रेन को प्रेसिपिटेट करते हैं। द ऑप्शन विल बी बी। द मेन कॉज ऑफ एसिड रेन, एसिड प्रेसिपिटेशन इज, तो इसमें से कौन सा गैस एसिड रेन का मेन कॉज है? तो मेन कॉज अभी बताया है सल्फर डाइऑक्साइड है। वैसे तो इसमें तीनों हैं, लेकिन चूंकि सल्फर डाइऑक्साइड अकेले है तो इसकी प्रोबेबिलिटी है कि 70% सल्फर डाइऑक्साइड से ही एसिड प्रेसिपिटेट होता है। तो द राइट ऑप्शन विल बी। याद रखना, अगर कहीं सल्फर डाइऑक्साइड अगर अकेले दिया हो तो उसी को ऑप्शन में मारेंगे। अगर सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड साथ में दिया है तो ये दोनों हो जाएगा, अगर अकेले अकेले दिया है तो ये पहले होगा। ठीक, एसिड रेन इज कॉज्ड बाई, एसिड रेन किससे कॉज होता है? सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड से। इसमें कहाँ दिया है? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी, एंड नाइट्रस ऑक्साइड से। व्हाट इज एसिड रेन कॉज्ड बाई? एसिड रेन किससे कॉज होता है? तो एमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ये पहले ऑप्शन में दे दिया है। सल्फर डाइऑक्साइड जहाँ दिखा उसको ही सबसे पहले मारेंगे, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड देखा जाता है। इंक्रीजिंग डस्ट पार्टिकल, दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट। हायर कार्बन लेवल, ये तो डायरेक्ट नहीं है। मोर ओजोन इन द लोअर एटमोसफेयर, ओजोन का इसमें कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। द राइट ऑप्शन विल बी ए। एसिड रेन इज कॉज्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, एसिड रेन जो कॉज होता है वो किनके फॉर्मेशन की वजह से होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड इन द एटमोसफेयर। नाइट्रिक, कार्बोनिक, देखो इसमें बाकी में दो ही दिया है, लेकिन चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी हमारे सराउंडिंग में रहती है, इसलिए इसमें कार्बोनिक एसिड भी काउंट होगा। ठीक, इन सब में अमंग द फोर्थ ऑप्शन द राइट एंड अप्रोप्रिएट आंसर विल बी ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि इसमें सल्फर दिया है, कार्बोनिक दिया है। ठीक, ये अभी सही नहीं लग रहा है। ये सल्फर दिया है, नाइट्रिक दिया है, ये कुछ कुछ सही है। ये नाइट्रिक दिया है, ये कार्बोनिक दिया है, ये तो कहीं दिक्कत नहीं, क्योंकि सल्फर है तो हमें ये अभी पहले नंबर पे रखना है इसको। अब इसमें सल्फर भी दिया है, नाइट्रिक भी दिया है, कार्बोनिक भी दिया है, तो द अप्रोप्रिएट आंसर विल बी डी ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि 70% तो इसमें सल्फर की वजह से ये प्रॉब्लम होता है एसिड रेन, फिर होता है नाइट्रिक एसिड की वजह से,
एंड लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड की भी मात्रा हमारे सराउंडिंग में सबसे ज़्यादा होती है। तो ये जब कार्बन डाइऑक्साइड जब H2O वाटर ड्रॉपलेट के साथ रिएक्शन करेगा तो कार्बोनिक एसिड बनता है। ठीक, H2CO3, इसको याद रखना। राइट आंसर विल बी डी। pH of acid rain always should be less than, always and should be less than 5.6, इसको याद रखना। even after precipitation 5.6 the greenhouse gases as per their decreasing order of effectiveness। देखिए ग्रीन हाउस गैस के इफेक्टिवनेस के अकॉर्डिंग राइट ऑर्डर कौन सा है, तो चूंकि बोल रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट कर रहा है वो उस गैस को देखेंगे। सबसे ज़्यादा इफेक्टिवनेस है कार्बन डाइऑक्साइड का, फिर आता है मीथेन लगभग 10 से 15%, फिर आता है 5 से 6% नाइट्रस ऑक्साइड, 3 से 4% सल्फर डाइऑक्साइड, ओ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। द राइट ऑप्शन विल बी। द रेन वाटर टर्न्ड एसिडिक व्हेन इट्स pH फॉल बिलो, जब pH फॉल बिलो 5.6 से बिलो कर जाता है तो रेन वाटर एसिडिक में टर्न हो जाता है। ठीक, इसको याद कर लेना, डाटाबेस क्वेश्चन है। इन नेचुरल रेन वाटर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड टेक प्लेस ड्यू टू डिजोल्यूशन ऑफ CO2 इन वाटर विच कॉजेज रिडक्शन ऑफ pH। जल में कार्बोनिक अम्ल का निर्माण प्राकृतिक वर्षा के जल में CO2 का जल में घुलने से होता है, जिससे उसका pH वैल्यू 5.6 एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 5.6 में से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर गिरावट हो जाती है। देखिए कार्बोनिक एसिड तब बनता है जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ड्रॉपलेट के साथ रिएक्शन करता है, वो भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो कार्बोनिक एसिड हमेशा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही डेवलप होता है, इसको याद रख लेना। द ऑप्शन विल बी ए। ये डाटाबेस क्वेश्चन है, इसमें कोई दिमाग लगाना नहीं है। कार्बोनिक एसिड हमेशा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही बनता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ड्रॉपलेट के साथ रिएक्शन हो जाता है तो उसका जो pH वैल्यू है वो 5.6 तक आ जाता है, यानी वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। द मिनरल एसिडिटी इन वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, जल में खनिज अम्लता किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम देते हैं VVI। ठीक, तो जल में जो अम्लता है, वो खनिज जल में जो अम्लता है वो हाइड्रोलिसिस ऑफ मल्टीवैलेंट कैशन की वजह से आता है। अब समझते हैं कि हमें पानी में मिनरल्स को डालना होता है। अब जिस भी मिनरल्स में Al3+, Fe3+, इन तरीके का मिनरल्स, क्योंकि इस तरीके का मिनरल्स ही क्यों लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है मल्टीवैलेंट। मल्टीवैलेंट मतलब जिस भी एलिमेंट के पास 2 से ज़्यादा पॉजिटिव चार्जेस हो उसको बोलते हैं मल्टीवैलेंट्स कैशन। तो इन मिनरल को जब हम पानी में मिलाते हैं तो इनका रिएक्शन होता है, और रिएक्शन से क्या बनता है Al2O3, इस तरीके का कंपाउंड बनता है। अब इस कंपाउंड में हम फर्दर हाइड्रोलिसिस प्रोसेस करते हैं। हाइड्रोलिसिस प्रोसेस मतलब आयन को, हाइड्रोजन आयन को रिमूव कराते हैं। ठीक, उसको तोड़ते हैं। तो हाइड्रोलिसिस प्रोसेस के दौरान इससे हाइड्रोजन गैस एमिट होता है, मतलब रिलीज होता है। अब जितना ज़्यादा हम हाइड्रोलिसिस प्रोसेस कराएंगे उतना ज़्यादा H+ आयन, हाइड्रोजन आयन रिलीज होगा, मुक्त होगा। अब हाइड्रोजन आयन जितना ही मुक्त होगा उतना ही एसिडिटी बढ़ेगा। मतलब हाइड्रोजन के बढ़ने से, अब ये हमें पता है कि जिस भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा रहती है वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक इन नेचर होता है। तो जितना ज़्यादा हाइड्रोलिसिस प्रोसेस करेंगे उतना ही ज़्यादा हाइड्रोजन आयन उससे एमिट होंगे, रिलीज होंगे, उतना ही ज़्यादा वो पानी एसिडिक इन नेचर होगा, जिससे उसकी अम्लता बढ़ती जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। डायरेक्ट डेटाबेस क्वेश्चन है, इसको हम समझा भी दिए हैं। द एसिड रेन इज बेसिकली कॉज्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट सच एज, मूल रूप से माध्यमिक प्रदूषण जैसे। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कौन होते हैं, जो आफ्टर रिएक्शन हमारे सराउंडिंग में क्रिएट होते हैं। आफ्टर रिएक्शन मतलब जो डायरेक्ट फैक्ट्री, चिमनी, व्हीकल से एमिट नहीं होते हैं। जो गैसेस प्राइमरी पॉइंट से, सोर्स से एमिट होने के बाद हमारे सराउंडिंग में फर्दर रिएक्शन करके बनती है। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सल्फर डाइऑक्साइड फैक्ट्री से, व्हीकल से एग्जॉस्ट होती है। अब जब इनका रिएक्शन वाटर ड्रॉपलेट के साथ होगा
तो ये जो पॉल्यूटेंट बनेगा उसी को बोलते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। चूंकि यहाँ पे ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, अब जब हाइड्रोजन H2O के साथ रिएक्शन होगा तो यहाँ पे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बनेगा। यही बोल रहा है कि मूल रूप से सेकेंडरी पॉल्यूटेंट जैसे कि एसिड वर्षा का कारण है, वो कौन सा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है जो एसिड को कॉज करता है। तो ये अभी बताया है H2SO4 HNO3 एंड कार्बोनिक अम्ल H2CO3। ठीक, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द राइट आंसर विल बी ये, क्योंकि हमारे सराउंडिंग में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दिखता है और एसिड रेन तो कॉज होती है भाई सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से। द राइट ऑप्शन विल बी ये। प्रिवेंटिंग रेन वाटर टू रन ऑफ एंड इट्स एक्यूमुलेशन एंड डिपोजिशन फॉर रीयूज ऑन साइट इज कॉल्ड। वर्षा के पानी को बह जाने से रोकने तथा संचयन एवं कार्यस्थल पर पुनः प्रयोग करने के लिए निक्षेपण को कहते हैं। देखिए, पानी को रीयूज करने के लिए और उनको एक्यूमुलेट करने के लिए जो प्रोसेस अपनाई जाती है उसको बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये आजकल ये बहुत पहले से ही राजस्थान में भी किया जा रहा है। न्यूजीलैंड में इसको देखने को मिलता है। न्यूजीलैंड के लोग इसमें काफ़ी आगे हैं, वाटर को हार्वेस्टिंग करना उनको बहुत अच्छे से आता है। तो उनसे हमें सीखने की ज़रूरत है। हमें भी वाटर हार्वेस्टिंग पे काफ़ी ध्यान देना चाहिए ताकि हम पानी की किल्लत के समय वर्षा के पानी को दोबारा यूज़ करके हम अपने ज़रूरत की सारी काम पूरा कर सकें। तो वाटर हार्वेस्टिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक, गवर्नमेंट स्टपुलेट्स लिमिट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन एम्बिएंट एयर एट 50 यूनिट्स। सरकार द्वारा स्वस्थ हवा में गैस का मात्रा सीमा 50 इकाई निश्चित निर्धारित की गई है। जो सल्फर की क्वांटिटी है वो लगभग 50 यूनिट फिक्स की गई है। इसकी मेजरमेंट क्या है, इकाई क्या है, यूनिट क्या है? इसकी यूनिट होती है मास पर वॉल्यूम। ठीक, यानी mg पर m क्यूब। द ऑप्शन विल बी सी। इन रेफरेंस टू एसिड रेन, एसिड रेन के रेफरेंस में व्हाट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट? द pH वैल्यू इज बिलो 5.6। यस, रेन वाटर का pH वैल्यू 5.6 या उससे कम होता है। इट्स अकर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड इन एटमोसफेयर। यस, ये तब घटित होता है जब हमारे सराउंडिंग में सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड की कंसेंट्रेशन बढ़ जाए। सेकेंड है मैक्सिमम एसिड इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कार्बोनिक एसिड। नहीं, डायरेक्ट एसिड रेन का डायरेक्ट कार्बोनिक एसिड से कोई रिलेशन नहीं है। इट्स अ डायरेक्ट रिलेशन सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड के साथ है। ये अभी सही नहीं लग रहा है, ये सही, दोनों सही है। एसिड रेन अफेक्ट्स इकोसिस्टम। यस, हमारे इकोसिस्टम को, चाहे वो एक्वेटिक इकोसिस्टम हो या फिर टेरेस्टोरियल इकोसिस्टम हो, सबको अफेक्ट कर रहा है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रॉन्ग स्टेटमेंट ये होगा, ऑप्शन सी। द ऑप्शन विल बी सी। सो थैंक यू। एसिड रेन का ये थ्योरी प्लस PYQ के सेक्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ओजोन डिप्लेशन से रिलेटेड जितना भी थ्योरी एंड PYQ बन सकते हैं उनको हम लोग देखेंगे। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हमारा मेहनत आपको समझ में आता है, तो आप एक सब्सक्राइब प्लस एक लाइक कर दिया करिए, क्योंकि यही हमारे लिए मोटिवेशन है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।